वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं आप लोग बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे डिटेल्स को पढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्ज़ाम आपका जैसा आप चाह रहे हैं अच्छा एग्ज़ाम जाए वैसा जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। चलिए, चैप्टर का नाम हम लोगों का है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये हमारे डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतना इम्पॉर्टेंट है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट मतलब कि पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर हमारा उसके लेजर के बैलेंस के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इस रूट पे हमारा ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहीं नहीं है, लेकिन हम लोग इसे बनाते हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? एक सिंपल जो इंग्लिश मीनिंग लेके चलते हैं वो है कि मैचिंग करना। ठीक है, यानी कि किसको मैचिंग करेंगे हम लोग मैच करेंगे कैश बुक और पासबुक को। क्या क्या हो गया हमारा? कैश बुक एंड जो हमारा बैंक है, बैंक जो हमें देती है वो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, कैश बुक की एंट्री कौन करता है? कैश बुक की एंट्री कौन करता है? तो द कंपनी इटसेल्फ, मतलब सेल्फ हो गया। लेकिन बैंक की एंट्री कौन करता है? पहली बात तो बैंक से जानते हैं कि बैंक हमें देता क्या क्या है। एक हमें देता है पासबुक और एक देता है चेक बुक। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। चेक बुक से हमारी अभी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए चेक बुक को अभी हम लोग दूर रखते हैं। ठीक है, पासबुक को समझेंगे। पासबुक जैसे कैश बुक की एंट्री करता है सेल्फ, यानी कंपनी सेल्फ करती है, लेकिन पासबुक की एंट्री कौन करता है? पासबुक की एंट्री करता है कौन? तो बैंक करता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे बुक में, यानी कि कैश बुक में अच्छा, कैश बुक जब भी मैं बोलूँ तो आप हमेशा डबल कॉलम कैश बुक का ही ध्यान में रखेंगे, और डबल कॉलम कैश बुक में भी बैंक कॉलम जो है उस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग ये जब भी कैश बुक की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये बैंक कॉलम की बात हो रही है, सिंपल कैश बुक की बात नहीं हो रही है। बैंक कॉलम्स की एंट्री से हम लोग मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमारा जो अकाउंट है, यानी बैंक कॉलम का, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो शो कर रहा है 10,000, लेकिन जो बैंक का जो कॉलम है वो शो कर रहा है 9,500। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस हमारा क्यों है? ये जो डिफरेंस है इसी के लिए हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? BRS।
ठीक है, अभी तक की बात क्लियर हो गई? अभी तक की बात क्लियर हो गई? रिकॉन्सिलेशन का क्या मतलब हो गया? मैचिंग करने की बात हो रही है। किस में किस से मैचिंग हो रहा है? तो कैश बुक और पासबुक में मैचिंग हो रहा है। कैश बुक की एंट्री कौन करता है? तो हम लोग खुद करते हैं, लेकिन पासबुक एंट्री कौन करता है? तो बैंक करता है। मान के चलते हैं कि एक टाइम में जब हम लोग मैच करना चाह रहे हैं, उस टाइम में मेरे अकाउंट में 10,000 दिख रहा है, लेकिन बैंक के अकाउंट में 9,500 दिख रहा है। पैसे का 1 रुपये का भी अगर डिफरेंस आता है तो है ना, एक अकाउंटेंट के रूप में, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के रूप में जो है चीज़ें दिमाग में घूमने लगता है कि डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि यहाँ पर एक भी चीज़ 19-20 नहीं हो सकता, मान के नहीं सकते, एग्जैक्ट हमें बताना होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ 10,000 है, यहाँ 9,500 है, तो क्यों है? बस हम लोग शुरू हो गए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, यानी कि डिफरेंस को जानने के लिए। ठीक है, चलिए वन बाय वन बहुत सिंपल तरीके से स्टेप्स को समझेंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। ठीक है, चलिए, जो रीज़न फॉर डिफरेंस है, रीज़न फॉर डिफरेंस, ये भी 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो सकता है कि डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। ठीक है, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। सेकंड हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस recorded only in passbook। ठीक है, देखिए 3 तरीके से हम लोग वन बाय वन सभी स्टेप्स को समझेंगे। पहला स्टेप हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस, क्यों डिफरेंस हो गया? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट था, है ना, किसी डेट को हमने किया है, किसी दूसरे डेट में पासबुक में वो एंटर हुआ है, तो इसके कारण डिफ़र हो जा रहा है। कुछ है कि कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ पासबुक में शो कर रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश बुक में शो कर रहे हैं, तो ये हो गया। और थर्ड हम लोग कह सकते हैं कि कुछ एरर हो गया। ठीक है, कुछ एरर अगर शो कर रहा है तो हम लोग उस चीज़ में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि अगर डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग होता है तो क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, मतलब क्या क्या क्लॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि चेक इशूड बट नॉट येट, क्या होगा? नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो सकता है टाइमिंग के लिए, कि चेक हमने इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसके लिए ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। मान लो कि 1 जुलाई को ये हम लोग चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि 1 जुलाई को हमने चेक इशू किया। 1 जुलाई को चेक इशू किया और यहाँ पहुँचा, मान के चलो कि 16 अगस्त को वो चेक जो है वो क्लियर हुआ। ठीक है, 16 अगस्त को वो चेक हमारा क्लियर हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि आपको पता है कि एक चेक की वैलिडिटी कब तक होती है? हाँ, चेक की वैलिडिटी होती है 90 डेज की। ठीक है, चेक की वैलिडिटी कब तक की होती है? 90 डेज की। तो पार्टी अपने आराम से वो आके 16 अगस्त को किया, पार्टी की बात है, वो हम नहीं जानते हैं। हमारा अपना 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 हम लोग देखते हैं कि भाई 1 जुलाई को हमने दे दिया। 1 जुलाई को मान के चलते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में 5 लाख शो कर रहा था और जैसे ही हमने चेक काटा तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख का चेक अगर हमने इशू किया है तो आज के डेट में हमारा 4 लाख शो करना चाहिए। ठीक है, 4 लाख शो करना चाहिए। लेकिन चूंकि 16 अगस्त को हुआ है, अब बहुत लंबा गैप है, तो हम लोग 1 जुलाई के बाद हमने 1 अगस्त को हमने अपने स्टाफ को भेजा। 1 अगस्त को हमने स्टाफ को भेजा कि भाई चेक करके आओ, हमारा पासबुक मैच कराओ, पासबुक अपडेट कराओ। ठीक है, आज के डेट में तो सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, लेकिन पहले जो था पासबुक ही मेन हमारी कॉपी हुआ करती थी, तो पासबुक हम मैच कराने भेजे। 1 अगस्त को भेजे। देखिए अभी तक चेक पार्टी ने चेक सबमिट नहीं किया, वो तो हम जान रहे हैं। ठीक है, अगर हम कंपनी की तरफ से देखें तो हमारा 1 जुलाई था, हमने 1 अगस्त को हमने अपने पासबुक को भेजा। ठीक है, वहाँ पर अभी भी जो है 1 अगस्त की बात है तो वो 5 लाख ही शो कर रहा है। ठीक है, 5 लाख ही शो कर रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट हो गया कि भाई यहाँ पर 4 लाख दिखा रहा है, यहाँ पर 5 लाख क्यों दिखा रहा है। बस हम लोग शुरू हो गए रिकॉन्सिलेशन के लिए कि हमने चेक इशू किया है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेंटेंस इटसेल्फ क्लियर द होल मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस जो है आपको पूरा क्लियर कर दे रही है कि होना क्या चाहिए। तो आप बताइए कि हमारा अगर जो है चेक इशू किया है और नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो जो कैश बुक है और पासबुक है, ठीक है, तो जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पर तो ये माइनस हो जाता है, लेकिन पासबुक में अभी भी प्लस है। बस यही चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो और देखना कितने अच्छे तरीके से चीज़ें आपको दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कि चेक डिपॉजिटेड, ये हमारा टाइम बॉन्ड की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि फ़ैन के चलते पेपर थोड़ा उड़ रहा है, हम लोग थोड़ा सेट कर लें। ठीक है, चलिए चेक डिपॉजिटेड into bank but not yet collected. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि भाई चेक जो है हमने डिपॉजिट किया, चेक जो है हमने डिपॉजिट किया। ठीक है, तो जैसे ही डिपॉजिट किया तो हमने अपने अकाउंट को प्लस कर दिया, लेकिन डिपॉजिट करने के बाद बैंक का कुछ प्रोसीजर के लिए टाइम लेता है वो। ठीक है, तुरंत ऐसा नहीं है, कंप्यूटराइज है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर बटन दबाया हमारा उधर क्लियर हो गया। बैंक अपने सारे वर्किंग्स को अच्छे से करने के लिए कुछ टाइम लेता है। तो बैंक के पासबुक में अभी तक वो अपडेशन नहीं हुआ है जितने का डिपॉजिट हमने एक चेक का किया था। ठीक है, तो पासबुक अभी भी माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, चीज़ें समझ रहे हैं आप, है ना, कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जैसे ही डिपॉजिट होता है तो हम लोग जो ऑफिस वाले हैं हमने अपने कैश बुक में हमने ये मेंशन कर दिया कि हमारा ये पैसा आ गया, लेकिन पैसा चेक फॉर्मेट में आया है, कैश फॉर्मेट में नहीं आया है। तो उस कैश फॉर्मेट में, लिक्विडिटी फॉर्मेट में
बैंक जो है कुछ टाइम लेती है चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, तो वो अभी भी वो माइनस ही दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ठीक है, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे या आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जैसे ही इंटरेस्ट क्रेडिट हो, अच्छा इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट होगा भाई? इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, अच्छा एक बात ये आप लोग बता दीजिए, हमने शुरू तो कर दिया लेकिन इस बात पे हम लोग डिस्कस नहीं किए। कैश बुक में जब भी कुछ आता है, कैश बुक हम लोग पढ़ चुके हैं, कैश बुक में जब भी कोई इनकमिंग्स होता है यानी रिसीव होता है, हमेशा हम लोग उसको डेबिट करते हैं। लेकिन पासबुक जब भी कुछ रिसीव करता है तो वो क्रेडिट करता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलेंगे कि हम लोग अगर डेबिट कर रहे हैं मतलब हमारे पास बढ़ रहा है, पासबुक अगर क्रेडिट कर रहा है मतलब उनका बढ़ रहा है, यानी बैंक में अमाउंट बढ़ रहे हैं तो वो क्रेडिट दिखाएगा। अगर बैंक डेबिट दिखा रहा है मतलब कि हमारे यहाँ से विथड्रॉ हो रहा है। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये इंटरेस्ट अगर क्रेडिट की बात करते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि अगर कैश बुक और पासबुक की बात करते हैं तो जैसे ही इंटरेस्ट अगर क्रेडिट होता है मतलब पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक वाले को अभी तक पता ही नहीं है, तो कैश बुक में माइनस ही रहेगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट अगर कह रहे हैं कि जैसे बैंक चार्जेस, इसी का उल्टा एक पार्ट हो गया जिसे कहते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्यों काटती है भाई? हमें चेक इशू किया है, हमें क्या क्या किया है और चेक इशू किया है, हमें एसएमएस सर्विसेज दे रहा है, हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो भाई फ्री का तो दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है ना, सिर्फ माँ का प्यार के छोड़ के, है ना, फ्री कोई चीज़ नहीं होता, हर चीज़ चार्जेबल है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस जो हैं वो उसकी एंट्री हम लोग कैसे समझेंगे? अगर कैश बुक और पासबुक लेके चल रहे हैं तो पासबुक जो है बैंक चार्जेस को माइनस करती है, यानी कि हमारे अमाउंट में से घटा देती है। अब हमें तो पता नहीं है, तो हमारे में तो हम तो दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। एक और कह सकते हैं कि थर्ड जो एंट्रीज हो जाता है वो होता है कि डिविडेंड कलेक्टेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक ने जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया। डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं जब हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में करते हैं, तो उससे जो रिटर्न्स आता है उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, फुल कैपिटल वैल्यू नहीं, जो उसका जो ईयरली प्रॉफिट में से जो हम लोग को जो शेयर मिलता है दूसरे पार्टी की तरफ से, यानी जहां हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए अलग से अगर कुछ भी आपको पूछना हो आप मैसेज करेंगे और मैं उस चीज़ को आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूँ। अभी हम लोग डायरेक्ट BRS के इस पॉइंट्स पे आते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, जब भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, यानी कि कलेक्ट कहाँ से हो रहा है? तो बैंक कर रही है, तो बैंक अपने खाते में वो क्या दिखा रही है? प्लस दिखा रही है। हमने जब तक अपडेट नहीं किया है तब तक हमें तो नहीं पता चलेगा कि ये पैसा आया है। अगर ये पैसा नहीं आया तो हम तो हमारा अकाउंट तो नीचे दिखा रहा है, यानी हमारा अकाउंट माइनस दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब मान लो कि पेमेंट जो है, पेमेंट मेड, सभी कोई अच्छे से ध्यान से देखें।
पेमेंट मेड बाय बैंक on behalf of account holder. अकाउंट होल्डर यानी हम लोग, ठीक है, फर्म। तो अकाउंट होल्डर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे बैंक ने पेमेंट कर दिया। किस तरीके का पेमेंट होते हैं, किस तरीके के पेमेंट होते हैं? सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया, LIC का बिल पेमेंट कर दिया। हम लोग को याद नहीं रहता है तो हमने बैंक को बोला हुआ है कि भाई जब समय आएगा तो आप पेमेंट कर देना, तो बैंक अपना कर रही है। तो मैंने कहा कि मुफ्त में कोई चीज़ नहीं होता है, यानी कि फ्री का सर्विस कोई नहीं प्रोवाइड करता है। तो अगर कैश बुक और पासबुक की बात करें तो पेमेंट मेड बाय बैंक, पेमेंट किया है बैंक ने तो पासबुक से तो उतना पैसा घट गया। मान लो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया 3000, 5000, 10000 जो भी है, तो पासबुक में से तो माइनस हो गया। लेकिन हमें तो ध्यान ही नहीं रहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल या LIC वगैरह का पेमेंट होना है, तो हम तो कैश बुक में ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे अकाउंट में उतना पैसा शो कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक और हम लोग इसको एक और पॉइंट के साथ लेके जा सकते हैं, जैसे 5th पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट, ये जगह हम लोग क्लोज हो गया। चलिए 5th पॉइंट लेके चलते हैं कि जैसे एक कस्टमर है, एक कस्टमर है जो कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड, directly deposited into our bank, our bank account। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, एकदम ध्यान से देखो। देखो कस्टमर डायरेक्टली, अब कस्टमर हम लोग, हमारी कंपनी है रेणुकूट में, ठीक है। अब कस्टमर जो है वो बनारस में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है या कहीं और है ना, दूर दूर तक हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। तो कस्टमर का पेमेंट का टाइम था, कस्टमर यहाँ रेणुकूट में आके पेमेंट करने की बजाय वो वहीं पर पेमेंट कर दिया मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। मैंने बैंक अकाउंट दे रखा है, उन्होंने है ना उस पे जाके पेमेंट कर दिया, हमारे बैंक अकाउंट में वो बैठ के पेमेंट कर दिया। तो अब जो है एंट्री देखिए किस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे ही बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली, तो हमारा बैंक अकाउंट का तो अमाउंट बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया ना, लेकिन हम जब तक अपडेट नहीं करेंगे या कस्टमर हमें फ़ोन करके नहीं बताएगा कि सर हमने पेमेंट कर दिया है आपके अकाउंट में, तब तक मेरा तो अकाउंट तो माइनस दिखाएगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो 5th पॉइंट हो गया कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक, ठीक है बच्चों। एक और एंट्री जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक 6th पॉइंट हमें लिखने की जगह नहीं बन रही है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर मैं 6th पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अपने हिसाब से आप लोग इसको सेट कर लेंगे अपने, जब आप नोट्स बनाएंगे तो बैक टू बैक नीचे नीचे करते जाएंगे, है ना। मेरे यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है बच्चों। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चलो इस टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट करके हम लोग देखते हैं। जैसे डिस्काउंटेड अ बिल, जैसे ध्यान दो कि हमारा जो है एक कंपनी है, A,
ठीक है, और एक कस्टमर है जो पार्टी है उसको हम लोग बी मान के चलते हैं। ठीक है, जब एक ट्रांजैक्शन हुआ, मान के चलो ट्रांजैक्शन हुआ हमारा 1 लाख का, 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। ए जो है वो है क्या है, सेलर। ठीक है, और बी जो है वो है परचेज़र। बी जो है परचेज़र है। अब ए ने सेल कर दिया। अब जब पैसे की बारी आई तब बी जो बोल रहा है मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। ए को इमीडिएट पैसे की भी ज़रूरत है, ए को इमीडिएट पैसे की भी ज़रूरत है, तो इसने जो है इस गारंटी के लिए एक बिल लिखवा दिया। एक बिल लिखा जिसको जो है बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्सेप्टेंस दे दिया का मतलब होता है कि बी एग्री हो गया कि ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगा। ए को पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है। ए जिस बैंक से उसके सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उस बैंक को अप्रोच किया कि ऐसा है कि बी जो है मुझे 2 महीने बाद 1 लाख रुपीज़ देगा, लेकिन मुझे इमीडिएट ज़रूरत है। ये बी का गारंटी पेपर है, बिल है जिसमें उसके सिग्नेचर हैं, वो दे देगा, तो इमीडिएट आप मुझे हेल्प कीजिए। यानी बैंक को वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आप अभी हेल्प कीजिए। ठीक है, अब बैंक जो है वो बोला कि ठीक है मुझे क्या मिलेगा। तो दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ। जो भी ऑफिशियल जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग उसने जो है 99,000 पेमेंट कर दिया, यानी कि 1,000 पेमेंट उसने नहीं किया है। ठीक है, 1,000 उसने अपने चार्जेस काट लिए, तो 99,000 हो गया। ठीक है, 99,000। अब जब 2 महीने हो गए तो बैंक जो है बी के पास गया कि भाई आपकी तो पेमेंट देनी थी। ठीक है, तो बी जो है रिफ्यूज़ कर जाता है, मतलब उस वक्त जो है वो उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वो बोलता है कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो जब नहीं कर पाऊँगा टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ये हो जाता है कि भाई ये बिल जो है डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया, यानी कि जब बी से पैसे मांगने गई और पैसा नहीं मिला तो वो जो है डिसऑनर हो गया। ठीक है, पूरी कहानी को बहुत अच्छे से रिपीट कर करके बार बार समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन है ये, लेकिन ये हमारे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट या कैश बुक के समय बहुत समय ये टॉपिक आएगा कि बिल डिस्काउंटेड, बिल डिसऑनर, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। चलिए हम लोग अपने उस टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ पर हमने कहा है कि डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिसऑनर यानी कि बैंक जो बिल जो डिस्काउंट हुआ था वो पैसा नहीं आया, है ना। पी लिखना था, मैंने बी लिख दिया। चलिए, तो बैंक में वो बिल जो है वो माइनस हो गया, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारा डिसऑनर हुआ है। हम तो यही नाच रहे हैं कि भाई हमारा पेमेंट तो हो गया है, या हमें पैसा जो लिया है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, यानी पासबुक में माइनस शो कर रहा है और कैश बुक में प्लस शो कर रहा है। ठीक है एवरीवन, तो ये पॉइंट्स हमारे किसके थे? ये पॉइंट्स थे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। ठीक है, अब देखिए एरर भी होते हैं जिसपे कि इस तरीके के जो डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक हम लोग फर्स्ट पॉइंट इस पे ले सकते हैं कि जैसे कि अगर एरर ऑफ ओमिशन हो, ठीक है, यानी कि लिखा ही नहीं गया हो। एरर्स एंड ओमिशन अगर बात करते हैं
तो उस पर अगर लिखा ही नहीं गया है तब कैसे करेंगे, है ना? तब कैसे करेंगे? जब एरर ओमिशन की बात होती है किसी भी जगह, चाहे कैश बुक की बात करें चाहे पासबुक की बात करें, इस तरीके से हो सकता है। मान के चलते हैं कि कैश बुक और पासबुक में अगर कैश बुक में वो लिखा ही नहीं गया है ना, पेमेंट वहाँ पर हो चुका है या फिर पैसा मेरा रिसीव हो चुका है, यानी पासबुक में रिसीव हो चुका है, लेकिन कैश बुक ने वो अपने बुक में एंट्री करना भूल गया, तो कैश बुक माइनस हो जाएगा लेकिन पासबुक प्लस हो जाएगा। बस इसी डिफरेंस को हमें कंप्लीट करना है उस ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पॉइंट्स हुए कुछ, जिस पे जो बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। सिर्फ अब जो है स्टेटमेंट बदल बदल के कुछ कुछ जो हैं मतलब क्वेश्चन जो है कुछ कुछ स्टेटमेंट बदल बदल के टॉपिक्स वही रहेगा, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। बाकी हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। यानी कि क्या क्या रीज़न होते हैं, तो 3 तरीके के रीज़न हो सकते हैं। टाइमिंग के अकॉर्डिंग गलत हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हमने पासबुक पे एंट्री किया है, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एरर के रूप में हमारा शो करे। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे बढ़ें हम लोग। अब अगर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस की बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस की अगर बात करते हैं तो ये 4 सेगमेंट में हमारा बनता है। ठीक है, 4 सेगमेंट में माने 4 तरीके के टॉपिक होंगे, 4 तरीके से बैलेंसेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कैश बुक है, हमारा जो कैश बुक है वो अगर डेबिट बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब हो गया? डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कि फेवरेबल बैलेंस लेके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसका दूसरा काउंटर ये हो सकता है कि जो हमारा कैश बुक है ये क्रेडिट बैलेंस के थ्रू अगर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसको सॉल्व करें, तो क्रेडिट बैलेंस को क्या कहेंगे? अनफेवरेबल। ठीक है, अगर अनफेवरेबल हो। यही चीज़ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पासबुक के थ्रू अगर क्वेश्चन हमें शुरू करने के लिए कह रहा है, यानी पासबुक बैलेंस पहले दे रखा हो, तो अगर पासबुक की बात करते हैं और पासबुक अगर डेबिट बैलेंस बताता है, तो इसका क्या मतलब हो गया? पासबुक अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है मतलब कि अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल। और पासबुक अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसे क्या कहेंगे? फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से 4 सेगमेंट में हम लोग अपने आंसर्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ें। स्टूडेंट, अब हम लोग मेथड 1 में जाते हैं। मेथड 1 यानी कि जिसमें हम लोग फेवरेबल बैलेंस कैश बुक लेके चल रहे हैं। ठीक है, कैश बुक के अगर फेवरेबल बैलेंस से लेके चल रहे हैं, ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जिसमें ऊपर हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट
एज ऑन में डेट मेंशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये सारा खेल हमारा डेट का है, ठीक है। डेट के थ्रू डिफरेंस आ रहा है, टाइमिंग के थ्रू डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डेट में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अगर हम लोग फेवरेबल बैलेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अगर चलते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहला काम जो है वो हम क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे कि डेबिट बैलेंस है कितना, कैशबुक का डेबिट बैलेंस है कितना। तो हमने देखा कि भाई डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक हमारा जितना भी है वो दे रखा है, ठीक है। आजकल के जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें जो अमाउंट का कॉलम है उसमें दो अमाउंट का कॉलम, जिसमें एक को प्लस साइन कर देंगे और एक को माइनस साइन कर देंगे। ये सबसे इजी तरीका है आजकल अपने फॉर्मेट बनाने का, ठीक है। इस फॉर्मेट में डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, चूँकि हमारा कैशबुक इंक्रीज किया हुआ है तो डेबिट बैलेंस हमारा प्लस साइन दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक जैसे ही हमने इशू किया हमने अपने कैशबुक पे माइनस कर दिया, हमने अपने कैशबुक में माइनस कर दिया, जो हमने पिछले नोट्स में अभी देखा है, ठीक है। आपको अगर क्लियर नहीं होगा तुरंत बैक करके पीछे नोट्स में देख लेंगे कि चेक इशूड, जैसे चेक इशू करते हैं तो कैशबुक हमारा माइनस हो जाता है, लेकिन पासबुक में प्लस दिखा रहा है, यानी पासबुक में ऐड दिखा रहा है। तो हम मैच करने के लिए, हम कैशबुक से मैच करने के लिए हम भी उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे मान के चलें कि हम कैशबुक बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो कैशबुक और पासबुक दोनों में हमारा इनिशियल स्टेज में दोनों में 10,000 और 10,000 दोनों शो कर रहा है। एक पर्टिकुलर डेट में दोनों बैलेंस हमारा मैच था। जैसे ही हमने चेक इशू किया, चेक इशू मान लो कि 2000 का चेक इशू किया, तो 2000 का चेक जैसे ही इशू किया है हमने, तो हम तो अपने अकाउंट में शो करेंगे कि भाई हमारा तो कैश हमारा निकल गया, यानी कि हमारे अकाउंट में आज की डेट में सिर्फ 8000 शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैंने बताया कि चेक की वैलिडिटी है 90 डेज, तो पार्टी चेक सबमिट करने लेट में गया, यानी कि अभी तक, यानी कि जो एग्ज़ाम्पल जो बैक्स में हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि 1 जुलाई और उसमें 1 अगस्त को अगर मैं चेक करने जा रहा हूँ डिफरेंस को, वहाँ पर चेक अभी भी सबमिट नहीं हुआ है, तो चेकबुक यानी पासबुक जो है, मतलब बैंक का जो पासबुक है वो अभी भी, मतलब उसमें पैसे नहीं कटे हैं, यानी कि वो अभी भी 10,000 दिखा रहा है। अगर 10,000 दिखा रहा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल कि 8,000 को 10,000 करने के लिए हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो ये देखिए ध्यान दो कि हम अगर 2000 अगर प्लस कर देते हैं तो हम पासबुक से मैच कर गए, यानी कि तब यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, इसमें अगर 2000 ऐड कर देते हैं तो ये 10,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैंने अभी जो फॉर्मेट दिखाया उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे, अगर हम उसको प्लस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस मैच कर गया। यानी हर एंट्री में आपको कैशबुक और पासबुक को इक्वल करना है, मैच करना है, ठीक है बच्चों। चले आगे। देखिए बच्चों, तो क्लियर हो गया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हमारा प्लस साइड आ गया, ठीक है। अब इसी का उल्टा देखो नीचे पैराग्राफ के बाद जो है, जिसमें चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, या कह सकते हैं कि नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब जब चेक जैसे ही डिपॉजिट होता है तो हम लोग तो खुशियाँ मनाना चालू कर देते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे आ गए, मतलब कैशबुक बढ़ गया। लेकिन उस कलेक्शन में बैंक, मैंने कहा था कि उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में बैंक कुछ टाइम लेता है। उस टाइम जब तक पूरा नहीं होगा बैंक अपने अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं करती है। तो हम तो समझ रहे हैं कि हमारे पास बढ़ गया, लेकिन पासबुक घटा हुआ है तो हम भी घटा देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से देखिए अभी जो भी पॉइंट हमने डिसाइड किए या हमने डिस्कस किए
वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर प्लस या माइनस में, ये आप हर बार एक एग्जाम्पल लेके इसको ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसे कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो बैलेंस एज पर पासबुक, जो भी साइड बड़ा होगा जहाँ भी बैलेंस करेंगे, अगर माइनस साइड में बैलेंस करना है इसका मतलब कि बैलेंस एज पर फेवरेबल बैलेंस हो गया पासबुक का। अगर प्लस साइड में अगर हमें बैलेंसिंग हो रहा है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से रिपीट कर कर के चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। ठीक है, इसके बाद बीआरएस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो चाहे तो मुझे व्हाट्सअप करें या फिर मुझे इसी मैसेज बॉक्स में, इसके कमेंट बॉक्स में हम लिख के आप बताएं कि आपको और क्या मिस्टेक्स, माने आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फेवरेबल बैलेंस का हमने एक एग्जांपल उठाया। इस तरीके से अनफेवरेबल बैलेंस में सिर्फ जो है बैलेंस माने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह हम लोग लिखेंगे वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो अमाउंट है अनफेवरेबल अमाउंट जो है, बहुत इजी प्रोसीजर है, अनफेवरेबल बैलेंस सिर्फ माइनस साइड में चला जाएगा। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस माइनस साइड में चला जाएगा, अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल सेम है। यानी जिस तरीके से आप ये सारे प्लस में लिख रहे हैं या माइनस में लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें सेम होगा, सिर्फ अनफेवरेबल बैलेंस का अमाउंट हमारा माइनस साइड में जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, अगर कैश बुक की बात करें तो जितना भी कॉलम है जो प्लस हो रहा है वो कैश पासबुक में वो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं तो ये सारी एंट्रीज अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर अभी प्लस कर रहे हैं वो माइनस करेंगे, जहाँ माइनस कर रहे हैं वो प्लस करेंगे, और कोई भी इस पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इससे रिलेटेड किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, सेंटेंस सिर्फ उसके लैंग्वेज बदलेंगे, अदरवाइज मैटर वही है। मैटर वही समझाने को कह रहा है कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट या इंटरेस्ट रिसीव्ड या बैंक चार्जेस या चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। आप लोग इससे ज़्यादा लाभ उठाएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इसी के साथ जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन में मास्टरी करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।